हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देख रहे हैं 26 फरवरी का करंट अफेयर्स। यह जो करंट अफेयर्स लेक्चर है ये स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस और वनडे एग्जाम्स के लिए डिज़ाइंड है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा पहला टॉपिक है एक्सरसाइज युद्धाभ्यास, उसका नाम है वज्र प्रहार। जैसा आप जानते हैं कि युद्धाभ्यास से पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, वनडे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये किस किस के बीच में होता है। ठीक है, तो ये इंडिया और यूएस के बीच ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। स्पेशल फोर्स मतलब विशेष बल, है ना। जो अलग से फोर्सेस होती हैं तो उन पैरामिलिट्री फोर्स टाइप, तो उनकी एक्सरसाइज है। ठीक, तो यहाँ पर 16th नंबर की एक्सरसाइज है। कहाँ पे हो रही है तो उसका जगह का नाम आपको ध्यान रखना है, बकलो हिमाचल प्रदेश में। ठीक, 24 फरवरी से 16 मार्च तक ये चलने वाली है। इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रही हैं और अमेरिका की तरफ से उसकी ग्रीन बेरेट्स। ये नाम आपको ध्यान रखने इतने ज़रूरी नहीं है। एनुअल एक्सरसाइज है, मतलब वार्षिक रूप से आयोजित होती है। एक बार यूएसए में होगी, एक बार भारत में होगी, तो बारी बारी आयोजित होती है। स्ट्रेटेजिक फोकस क्या है, रणनीतिक फोकस, इसमें क्या मतलब किन बातों का ध्यान रखा गया है। तो स्ट्रेटेजिक फोकस क्या है, इसमें रणनीतिक फोकस किस बात पे है, यह मुख्यतः जो पर्वतीय भूभाग हैं, है ना, माउंटेनस टेरेन, उनके लिए डिज़ाइन की गई है कि वहाँ पर आतंकवाद रोधी जो ऑपरेशंस है वो किस तरह से चलाए जाएंगे। ठीक है, इसमें एक हेलोकास्टिंग शब्द आया है। हेलोकास्टिंग ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हेलीकॉप्टर से सैनिक नीचे उतरते हैं ना, भूमि पे उतर सकते हैं, जल में उतर सकते हैं, तो उसे हेलोकास्टिंग कहते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी वज्र प्रहार। इसके अलावा भारत और यूएसए के बीच में और कुछ अन्य एक्सरसाइजेस भी हैं, उनके नाम ध्यान रखने हैं। एक तो वज्र प्रहार ही हो गई, एक है युद्धाभ्यास आर्मी की एक्सरसाइज है। जैसे वज्र प्रहार स्पेशल फोर्स की है, युद्धाभ्यास आर्मी थल सेना की एक्सरसाइज है। कोप इंडिया वायुसेना एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और मालाबार नेवी नौसेना की एक्सरसाइज है। मालाबार में और देश भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे भारत, यहाँ पे इंडिया का नाम रह गया है। इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और एक है टाइगर ट्रम्प, है ना, ये ट्राई सर्विस, तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं, तो नौसेना, थल सेना, वायुसेना। तो ये मुख्यतः एक्सरसाइजेस थी जो भारत और यूएसए के बीच में आयोजित होती हैं। इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, एक तो सीधा यही पूछा जा सकता है कहाँ आयोजित हो रही है, तो बकलो हिमाचल प्रदेश में। कल हमने एक एक्सरसाइज और पढ़ी थी, धर्म गार्जियन। ठीक है, वो कहाँ हो रही थी, चौबटिया उत्तराखंड में। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी एक्सरसाइज कहाँ आयोजित हो रही है। सेकंड है कि वज्र प्रहार के बारे में और भी पूछ सकता है कि ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और यूएस के मरीन कॉर्प्स के बीच, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। किसके बीच है, स्पेशल जो मिलिट्री फोर्सेज हैं, है ना, उनके बीच, स्पेशल फोर्सेज के बीच में। एनुअल एक्सरसाइज है, वार्षिक अभ्यास है, हाँ ठीक है। द्विपक्षीय है, बायलैटरल है, 2 लोग हैं इसमें, भारत और अमेरिका, ये भी ठीक है। ठीक, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर बनेगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि जापान में एक ताकेशिमा डे मनाया जा रहा है, उसका विरोध कर रहा है साउथ कोरिया। ठीक है, तो एक्चुअल में ये एक आइलैंड को लेकर है। ठीक, ताकेशिमा आइलैंड है, एक आइलेट्स है, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, आइलेट्स कहेंगे उन्हें। तो उस पर जापान का अधिकार है, लेकिन उस पर साउथ कोरिया अपना दावा भी करता है। तो जब जापान ने ताकेशिमा डे बनाया तो साउथ कोरिया उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। ठीक, तो हमारे लिए ये पूरा इनका विवाद इतना काम का नहीं है। हमारे लिए क्या काम का है, हमसे पूछ लेगा एग्जाम में कि हाल ही में चर्चा में रहा ताकेशिमा आइलैंड कहाँ पर है ना। इस तरह का सीधा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो जापान के सागर में स्थित है ये। पहले इस पर कोरिया का कब्जा था, फिर जापान ने जब कोरिया को अपना उपनिवेश बनाया तो इस पर जापान का कब्जा हो गया। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में इसको एक कब्जे को लेकर कुछ तनाव की स्थिति रहती है। ठीक, तो कहाँ पर है ये, जैसे आप देख रहे हैं ये चाइना है, ये जापान है। इस जापान के यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, तो ये साउथ कोरिया और जापान के बीच में स्थित है। ठीक है, ये रहा हमारा ताकेशिमा आइलैंड। ठीक, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ सीज को हाईलाइट किया है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैपिंग को याद करने का एक मेथड बताती हूँ। मैपिंग कभी भी आप बुक लेके बैठोगे और याद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, मैपिंग आपको कैसे याद करनी है, ग्रेजुअल मैनर में, धीरे धीरे याद करनी है।
कि जैसे आज हमने यहाँ पे तकेशिमा देखा, तो तकेशिमा हो सकता है एग्जाम में ना पूछे, लेकिन एग्जाम में वो हमसे कोरिया पूछ सकता है, उसकी सीमा कहाँ से लगती है, कौन सा सागर कहाँ पे है, ये पूछ सकता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जब हम तकेशिमा पढ़ें तो आसपास की जो उसकी ज्योग्राफी है हम देख लें कि वो पीले सागर येलो सी में है ना, जापान सागर है वहाँ पे, ईस्ट चाइना सी है, ताइवान भी है उसके नीचे, ठीक। तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो आप ये एक नियम बना लीजिए, आप जब भी कोई ऐसी नई जगह देखेंगे जिसकी इमेज आपके माइंड में नहीं बन रही है, आप उसे जाकर मैप में तभी के तभी देखिए, ठीक। तो आप ऐसा अगर 4-5 महीने तक करते हैं तो आपका मैप बहुत स्ट्रांग हो जाने वाला है। क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि कहाँ पर है ये द्वीप, तो है सी ऑफ जापान में, जापान सागर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेजू आइलैंड, ठीक है, जेजू द्वीप। इसके लिए हमारी जो इंडियन एम्बेसी है सियोल में, उसने एडवाइजरी जारी की है। तो वो अगेन जो इशू है वो हमारे काम का नहीं है। हाँ, हम उससे समझेंगे क्योंकि तभी हमें याद रहेगा, है ना, जेजू आइलैंड कहाँ पर है। लेकिन इशू काम का नहीं है, काम का है इसकी स्थिति, है ना। अगेन मैपिंग का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो कहाँ पर स्थित है? सियोल है राजधानी किसकी? दक्षिण कोरिया की, ठीक। तो दक्षिण कोरिया में एक जो हमारे कंटेंट डेवलपर हैं, क्रिएटर हैं, सचिन अवस्थी, वो जाते हैं। तो वहाँ पे जो जेजू आइलैंड पे जाते हैं रुकने के लिए, वहाँ उन्हें और उनकी वाइफ को रोक लिया जाता है एयरपोर्ट पे ही, और उनके साथ थोड़ा सा मतलब बेवजह उन्हें डिटेन करके रखा जाता है, ठीक। तो सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि अगर आप उस आइलैंड की यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे ज़रूरी हैं, जिनकी वजह से ये रुक गए थे, तो उनको साथ लेकर जाएं, ठीक है। जेजू आइलैंड क्या है? ये एक सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस है, साउथ कोरिया में है, लेकिन अपने आप से गवर्न होता है, स्वशासी है, ठीक। साउथ कोरिया इसको बहुत ज़्यादा गवर्न नहीं करता है। इसने एक प्रोग्राम चला रखा है, स्पेशल वीज़ा फ्री एंट्री, ठीक, विशेष वीज़ा मुक्त प्रवेश कार्यक्रम। देखिए ये क्या होता है, जब हम अपने देश से किसी अन्य देश में जाते हैं तो हमें वीज़ा की ज़रूरत होती है, मतलब एक तरह से परमिशन की ज़रूरत होती है कि हम दूसरे देश में जा सकते हैं। यह वीज़ा अमूमन हमें पहले लेना पड़ता है जाने से, लेकिन कुछ देश अपने यहाँ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए कहते हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल, कि आप आ जाइए, एयरपोर्ट पे आएंगे, आपको वहीं पे ही अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हाथ के हाथ ही आपको वीज़ा बना के दे देंगे, ठीक। तो इसने भी ऐसा ही एक प्रोग्राम चला रखा है, स्पेशल वीज़ा फ्री एंट्री, जिसके तहत ही ये जो हमारे सचिन अवस्थी थे वहाँ गए थे, ठीक। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉम्प्लिकेशंस रही होंगी जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पे डिटेन किया गया। एनीवेज हमारे काम का है कि हाँ, एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो जेजू आइलैंड ने वीज़ा फ्री एंट्री कर रखी है, ऐसा साउथ कोरिया ने नहीं किया हुआ, ठीक है। साउथ कोरिया अगर किसी को जाना है तो उसे C3 वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक, अदरवाइज उसका वहाँ पे प्रवेश अवैध माना जाएगा। तो ये है उसकी स्थिति, वही सेम मैप है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। यहाँ पे ये है हमारा साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, तो उसमें है ये जेजू आइलैंड, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा, इससे और ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है क्वेश्चन बनने की कि किसका भाग है, तो आंसर आएगा साउथ कोरिया का, ठीक। मैपिंग में ही एक और टॉपिक चर्चा में है, सोमगो लेक, ठीक है, सोमगो लेक या सोमगो झील। इसमें क्या हुआ, अभी रिसेंट में सिक्किम में, जो पूर्वी सिक्किम में नाथुला वाला इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है, ठीक है, भारी हिमपात होता है। आप देख ही रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट का सामना करना पड़ रहा है, कि गर्मी होती है तो बहुत गर्मी हो जाती है, बारिश होती है तो बहुत बारिश हो रही है, ठीक है, सर्दी है तो काफ़ी सर्दी पड़ रही है। तो ऐसे ही वहाँ पे एक अभूतपूर्व हिमपात हुआ, स्नोफॉल हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे 2700 से ज़्यादा जो पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, व्हीकल्स थे, वो अटक गए। इवन इतना अटक गए कि वहाँ पे भारतीय सेना को बुलाना पड़ा, और सेना की जो त्रिशक्ति कॉर्प्स थी उसने वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया है, उसका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे नोट कर लीजिए, मैंने उसे हाईलाइट किया हुआ है, आप उसे और अपने अकॉर्डिंगली हाईलाइट कर लीजिए। पूछ सकता है एग्जाम में, ऑपरेशन हिमराहत किससे संबंधित है, ठीक है। सोमगो लेक आपसे आ सकती है कि कहाँ है, तो हमने देखा सिक्किम में है। हाँ, एक और बात ध्यान रखनी है, इसको चांगू लेक भी कहते हैं, चांगू झील, ठीक है। तो सिक्किम की चांगू झील, वहाँ पे चलाया गया ऑपरेशन हिमराहत, हिम से राहत के लिए, नाम याद रखना आसान है। यह घटना दिखा रही है कि हिमालय में कैसे जलवायु की अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही हैं। अब हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। सोमगो लेक के बारे में एक दो बातें और ध्यान रखनी है कि यह एक ग्लेशियल लेक है, या फिर इसे हम कहेंगे हिंदी में हिमानी झील।
हिमानी झील क्या होती हैं, जिसमें जो जल है वो जो आसपास के पर्वतों की बर्फ है ना, जब वो पिघलती है तो उससे वहाँ पे आएगा। ठीक, ज़्यादातर सर्दियों में ये जम जाती है और इसका रंग भी बदलता रहता है ना, रंग बदलने वाली झील कही जाती है, जिसके रंग के आधार पर वहाँ के लोग जो हैं वो भविष्यवाणी किया करते थे। ठीक है, तो हमसे क्या क्या यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक तो हाँ ऑपरेशन हिमराहत वाला क्वेश्चन रह गया यहाँ पे। सोमगो लेक कहाँ पे है, तो ईस्ट सिक्किम में है। सोमगो लेक किस प्रकार की झील है, तो यह है ऑस्बो लेक नहीं है, टेक्टोनिक नहीं है, ये है हमारी हिमानी झील। ठीक है, लगून नहीं है, हिमानी झील है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेक्सागोनल अलायंस बनना है। ठीक है, हेक्सागन गठबंधन कहेंगे हिंदी में। षटभुजीय गठबंधन ऐसा मैंने कहीं वर्ड सुना नहीं है, लेकिन मे बी षटभुजीय गठबंधन नाम से भी आ सकता है। हेक्सागन ही कवर किया है न्यूज़ चैनल्स ने। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये है क्या, इसके बारे में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है। तो पहले तो ये चर्चा में ही क्यों आया, आपको जानकारी होगी कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस समय इजराइल की यात्रा पे हैं। तो इजराइल ने उनके आने से पूर्व ही एक योजना बनाई और प्रस्तावित है ये, है ना, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है केवल, कि किसके द्वारा प्रस्तावित है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जो यहाँ पर क्या है, इजराइल का कहना है कि जो मिडिल ईस्ट वाला इलाका है, वेस्ट एशिया वाला, वहाँ पे है रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस मीन्स कट्टर धुरियाँ, जहाँ पे कट्टरपंथ ज़्यादा है। तो किस तरह का कट्टरपंथ है, तो रेडिकल एक्सिस कौन कौन सी हैं, तो पहली तो है शिया एक्सिस या शिया धुरी से कहेंगे। इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें शामिल है हमारा एक ईरान और उसके आसपास के सहयोगी देश जैसे कि लेबनान में है हिजबुल्ला। हमने कल के ही करंट अफेयर्स में इससे जुड़ी एक न्यूज़ पढ़ी थी, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो बताइए वो न्यूज़ क्या थी। ठीक, तो ईरान में शिया कट्टरपंथी ज़्यादा हैं। और एक इजराइल के अनुसार एक नए तरीके का जो रेडिकल एक्सिस है वो इमर्ज हो रही है, उभर रही है, अभी है नहीं। कौन कौन उभर रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है ना, ये सुन्नी प्रधान है, यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं। ठीक, तो अभी हाल ही में सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक रक्षा समझौता भी हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट 2025 में। तो इजराइल का मानना है कि एक तरफ शिया तो ऑलरेडी है ही, एक कट्टर धुरी है और एक कट्टर धुरी उभर रही है। तो इसको टैकल करने के लिए हमें एक स्टेबल देशों का समूह बनाना होगा, एक और धुरी बनानी होगी। उसी को नाम दिया है इसने हेक्सागोनल अलायंस या हेक्सागोनल गठबंधन। ठीक, क्या इसका मकसद है, मकसद है वेस्ट एशिया में एक स्थायी धुरी या स्थिर धुरी का निर्माण करना जो इस तरह के संकटों को टैकल कर पाए। ठीक, उसने हेक्सागन माने जो जिसमें 6 भाग हो, है ना, हेक्सागन माने षटभुज। ठीक, तो इसमें 6 कंट्री होने चाहिए थे, लेकिन इसमें 4 ही कंट्री के नाम अभी उसने बताए हैं। एक तो इंडिया होगा, उसका सेंट्रल, उसे इंडिया को उसने सेंट्रल ग्लोबल पावर पिलर कहा है कि वैश्विक शक्ति का स्तंभ है भारत। ठीक, दूसरा इजराइल तो है ही, 2 और देशों के नाम इसने बताए हैं, ग्रीस और साइप्रस, इसकी सीमाएं भी वहाँ इजराइल के पास ही हैं। ठीक है, भूमध्य सागर से लगती हैं। इसके अलावा जो 2 और देश रह गए हैं उसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि वो अरब नेशन में से हो सकते हैं या अफ्रीकन या और अन्य एशियाई स्टेट हो सकते हैं, एशियाई देश हो सकते हैं। यहाँ एक और बात भी आपको समझनी है, जरूरी नहीं है 6 ही देश होंगे, है ना, क्योंकि अभी प्रस्तावित है तो हो सकता है ज़्यादा देश भी आ जाए। अब ये अलायंस करेगा क्या, तो सिक्योरिटी और डिफेंस पे काम करेगा। उस क्षेत्र में जो सूचनाएं हैं या फिर जो वीपन्स हैं उनको साझा करेंगे, है ना, तो सुरक्षा और रक्षा पे काम करेंगे, प्रौद्योगिकियों को शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर होंगी। ठीक है, और कनेक्टिविटी, एक गलियारे विकसित करेंगे ताकि जो देश हैं आपस में माल आपूर्ति इजीली कर सकें। अब भारत की क्या स्थिति है, भारत इसका मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा, तो भारत के गृह मंत्रालय ने कहा है कि भाई भारत फूक के कदम रखेगा, है ना, क्योंकि हम हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पालन करने वाले, हमारी रणनीतिक स्वायत्ता है, हमें लगेगा कि हमारे फायदे में है तो हम ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने कह दिया और हमने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इजराइल ने इसे एक तरह से जो ईरान है उसके विरुद्ध है, सऊदी अरेबिया उसके विरुद्ध है, तो हमारा तो फ्रेंड ईरान भी है, हमारा फ्रेंड सऊदी अरेबिया भी है ना, तो हम
हम देखेंगे कि हमें इसमें भाग लेना है या नहीं लेना। और जनरली जो भारत है परंपरागत रूप से जो औपचारिक सैन्य गठबंधन होते हैं जैसे नाटो टाइप के, उनमें पार्ट नहीं लिया है ना। अगर विश्व के रिएक्शन की बात करें तो पाकिस्तान ने तो भाई डिसोल्यूशन ही पास कर दिया, यूनानिमसली सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है और इसे एंटी मुस्लिम ग्रुप बताया है, ठीक है। तो और यूरोप देशों का मानना है कि ये जो दो यूरोपियन देश हैं ग्रीस और साइप्रस, इनके लिए एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है। ये जो हैं आईसीसी के मेंबर हैं, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक। और ये जो आईसीसी है इसने जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। मीन्स अगर बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो ग्रीस जाते हैं या साइप्रस जाते हैं तो इन दोनों देशों को उन्हें गिरफ्तार करना होगा, ठीक है। तो जो हमास पर उसने अटैक किया हुआ है उसके विरुद्ध आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तो अब ऐसे में ये दोनों देश इसके साथ आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी एक चैलेंजिंग है। तो अभी पूरा मामला प्रस्तावित है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता था, कॉन्सेप्ट पे आ सकता है ना। तो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक। तो पूछ लिया जाएगा कि किसके दिमाग की खेती है ये, किसका कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है पीएम मोदी का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि उनके इजराइल यात्रा पर आया है। ये है बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ठीक। नेक्स्ट एक अन्य कंट्रोवर्सी इस समय चर्चा में है सुप्रीम कोर्ट और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की। अब पहले इशू समझ लेते हैं। इशू क्या है कि एनसीईआरटी ने क्लास 8 की सोशल साइंसेस की बुक चेंज की है, ठीक है। अब उसने एक नई बुक इशू की, उसका नाम शीर्षक याद रखना है, सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सा शीर्षक था उस बुक का। तो एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना है। उसमें एक चैप्टर था रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में जुडिशरी का क्या रोल है। अब इशू क्या हुआ कि जो ये चैप्टर था उसमें न्यायपालिका के चैलेंजेस बताए, चुनौतियां क्या हैं। अब जो चुनौतियां बताई ना उस पर कॉन्ट्रोवर्सी आ गई। उसमें बताया गया कि भाई जुडिशरी में वेरियस लेवल पे है करप्शन, ठीक। और कहा कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस लगभग पेंडिंग हैं। और एक फॉर्मर सीजेआई हैं हमारे जस्टिस गवाई, उनका रेफरेंस दिया कि उन्होंने बताया था कि न्यायपालिका में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, पेंडिंग केसेस रहते हैं, भ्रष्टाचार होता है, तो जनता का जो जनविश्वास होता है वो न्यायपालिका पर कमज़ोर होता है। तो अब भाई ऐसी हम बातें करेंगे टेक्स्ट बुक में, जैसे 8th क्लास के बच्चे पढ़ेंगे, जो हमारे भावी युवा पीढ़ी है ना, तो उनके मन में क्या जाएगा, उनके मन में न्यायपालिका का एक नेगेटिव परसेप्शन बनेगा, है ना। न्यायपालिका के लिए जो एक डेमोक्रेसी का मजबूत स्तंभ है तो वो उसको हल्के में लेने लगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भाई ये बात नागवारा गुजरी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने इस पे लिया सुओ मोटो एक्शन, कि सामने से जाके एक्शन लिया। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ ऐसा नहीं था कि किसी ने कुछ प्रस्ताव दिया हो या फिर कोई जो प्ली है वो फाइल की हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुओ मोटो एक्शन लिया गया, ठीक। और उन्होंने कहा कि भाई ये तो है कॉन्स्पिरेसी जुडिशरी को बदनाम करने की, ठीक। विद्यार्थियों के मन में हमारी छवि को धूमिल करने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी रची गई है और हम इसे पूरा नहीं होने देंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट था उसने लगा दिया ब्लैंकेट बैन, माने पूर्ण प्रतिबंध, कि ये पूरी बुक पे ही बैन लगा दिया। अब उस बुक को बेचा नहीं जा सकेगा, उसकी पीडीएफ नहीं शेयर की जा सकेगी, इवन जो पीडीएफ है ऑलरेडी उसको डाउन किया जाएगा, इंटरनेट से हटाया जाएगा। और उसकी लगभग 100 के करीब कुछ कॉपीज बिक गई हैं, मार्केट में चली गई हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा। इसी के साथ एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया, हालांकि अब उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, ठीक। तो ये पूरा इशू था, ये कंट्रोवर्सी थी, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको बताया बीच बीच में कि पीटी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें ना तो हमसे एक पूछ सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर एनसीईआरटी ऐसा नहीं करता, उसको डाउन नहीं करता, तो उस पर न्यायालय की अवमानना का केस लग सकता था, ठीक। तो ये कहाँ पर है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति है कि वो अपनी अवमानना पर दंड दे सकता है। अब दंड क्या देगा, उसके लिए एक पूरा प्रॉपर एक्ट है, अधिनियम है, और अधिनियम का नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट या न्यायालय के अवमानना अधिनियम 1971 का अधिनियम है। इसमें कहा कि अगर आप उसकी डिग्निटी को कम करते हैं, गरिमा को कम करते हैं,
तो ये आपराधिक अवमानना है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है और सजा हो सकती है आपको। इसके अलावा दो और अनुच्छेदों की बात है कि आर्टिकल 141 और 144, उसमें कहा है कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, सिविल हो या जुडिशियल हो, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही कार्य करेंगी। जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स को और एनसीईआरटी को कि इसको बुक को हटाया जाए, तो वो उसे हटाना होगा। ठीक, एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, किसके अधीन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन है, जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उसके अधीन एक स्वायत्त निकाय है। ठीक, क्वेश्चन क्या आ सकता है? नाम पूछ सकता है, तो क्लास 8 की बुक है सोशल साइंसेस की, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? ये असर्शन रीजन टाइप का मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो आप इसका आंसर करने का ट्राई करेंगे। आंसर देखिएगा नहीं, चलो आपने देख ही लिया होगा अब तक, तो ए है। असर्शन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट नेशन वाइड बैन लगा सकता है, सीजर कर सकता है टेक्स्ट बुक का, तो हाँ भाई कर सकता है। कौन देता है उसे ये शक्ति? तो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 141 और 144, है ना। तो 144 के अनुसार सभी नागरिक और न्यायिक प्राधिकरणों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करना अनिवार्य है। ठीक, तो आर सही है, ए सही है, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है स्प्रिंग फेस्टिवल, बसंत महोत्सव। 26 फरवरी से शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दीमापुर नागालैंड, ध्यान रखना है। ठीक है, दीमापुर नागालैंड में शुरू हुआ और इस बार हर साल वो आयोजित होता है, लेकिन इस वर्ष की कुछ खासियत है वो ध्यान रखनी है। इस साल ये कोइंसाइड हो रहा है मध्य दक्षिणी फेस्टिवल के साथ। ठीक है, इसी फेस्टिवल में मध्य दक्षिणी महोत्सव भी मनाया जा रहा है। अब ये मध्य दक्षिणी महोत्सव क्या है? जो हमारे इंडिया के मिडिल और साउथ के स्टेट हैं, है ना, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इससे साउथ वाले आ गए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वाले जो स्टेट्स हैं उनके कल्चर से नॉर्थ ईस्ट को वाकिफ कराया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट के कल्चर से उनको वाकिफ कराया जाएगा। नोडल एजेंसी आपको ध्यान रखनी है नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चर सेंटर दीमापुर, है ना। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री याद रखनी है, तो कल्चर से जुड़ा है तो संस्कृति मंत्रालय ही होगा हमारा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और नेतृत्व कर रहे हैं प्रसन्न गोगोई। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हैं और इनके द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। थीम्स क्या है इसकी? मेनली कि इंटर रीजनल कॉन्फ्लुएंस है, मतलब अलग अलग रीजन्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों से कलाकार आएंगे, अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। ठीक, और हमें एक दूसरे की संस्कृति को समझने का मौका मिलेगा। युवा केंद्रित पहल है, युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जाएगा। ठीक, एग्ज़ाम के लिए हमारे पास यहाँ से क्या बन सकता है? तो कुछ फोक आर्ट्स वहाँ पे प्रदर्शित की जा रही हैं, है ना। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हो तो आर्ट एंड कल्चर में सीधे पूछता है, ये मैचिंग में पूछता है या डायरेक्ट भी पूछेगा कौन सा नृत्य कहाँ से संबंधित है ना। तो मैचिंग में आ सकता है। तो ये मैं यहाँ से कुछ नृत्य जो इम्पोर्टेंट थे उसकी मैंने लिस्ट बनाई है, ध्यान रखना है आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सीधे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और इवन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो इनमें से कुछ पूछे भी गए हैं। ठीक है, जैसे लाई हरोबा थांगटा, है ना, ये पहले से पूछे गए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की निशी ट्राइब है, एक निशी जनजाति, उसका है रिखामपदा। ठीक है, तो रिखामपदा एक लोक नृत्य है। ऐसे ही असम का है बिहू नाच। ठीक, बिहू नाच और दाउसरी डेलाई। ठीक है, बोडो, जो असम में बोडो लोग रहते हैं वो इसको करते हैं। मणिपुर का है लाई हरोबा थांगटा और चिरोई जगो। ठीक है, चिरोल जगो, सॉरी। तो जो थांगटा है वो मार्शल आर्ट है। ठीक, मेघालय का है एक वांगला। ठीक है, इसमें 100 ड्रम फेस्टिवल डांस, 100 ड्रम को लेके डांस होता है वांगला। मिजोरम में चेराव बैम्बू डांस है ना, बांस की छड़ियाँ होती हैं उससे किया जाता है ये। त्रिपुरा की हौजागिरी ये पहले भी पूछा गया है, रेयांग जनजाति का डांस है। ठीक है, हौजागिरी डांस। सिक्किम में है मगर नृत्य। ठीक, और जो साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, है ना, तो जैसे तेलंगाना का बथुकम्मा यहाँ पे दिखाया जाएगा, छत्तीसगढ़ का पंथी दिखाया जाएगा। ठीक, और महाराष्ट्र का गोंधल। तो ये भी थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से स्टेट का कौन सा नृत्य प्रदर्शित किया जा रहा है। हमने देखा है ये नागालैंड के दीमापुर में हुआ, लेकिन इससे और जगहों पे भी विस्तारित किया जाएगा और जगहों पे भी आयोजित होगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में और मेघालय के रिगुई में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन था न्यूज़ में तो मैंने आपको दे दिया है। आप इसे छोड़ भी देंगे तो ज़्यादा कुछ आपका जाने नहीं वाला। ओके,
अब ये है हमारा क्वेश्चन, आपको मैच करना है और बताना है इसका सही आंसर, ठीक है। कौन से राज्य का कौन से नृत्य फेमस है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक है नमस्ते स्कीम, ठीक है। नमस्ते स्कीम के लिए पीलीभीत में एक जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है, चलाया जा रहा है। ठीक, कहाँ पे है पीलीभीत? यूपी में है। पीलीभीत के गांधी प्रेक्षागृह, ठीक है, गांधी प्रेक्षागृह में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो अब हमें इसे समझना है, ये स्कीम है ना, स्कीम से क्वेश्चन हमारा आ सकता है, ठीक। तो सबसे पहला तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। आप ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, देखिए आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन ही बताएंगे क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, है ना। तो वहाँ पे आपने देखा होगा 4 से 6 स्कीम्स पूछी जाती हैं ना, कौन सी स्कीम किस ईयर में लॉन्च हुई थी, किसका क्या काम है, कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाई थी, है ना। तो यहाँ से पीसीएस में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्कीम के नाम आपको याद रखने हैं। तो नमस्ते स्कीम है एन फॉर नेशनल, ए फॉर एक्शन, मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है, ये इसका नाम है। किसके लिए है ये, इसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं, है ना। पहले ये समझते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो इसे याद करना आसान रहेगा। लॉन्च हुई थी जुलाई में, जुलाई 2023 में इसे शुरू किया गया था। तो ये है किसके लिए, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है, जो मानव कर्मी हैं, जो मानव मल को साफ कर रहे हैं, है ना। तो उनके लिए ये स्कीम है। उनको कहा गया है कि भाई अब उन्हें सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कीम में कहा गया है कि अब जैसे जब मानव उन सेप्टिक टैंक में उतरते थे या उतरते हैं, तो होता क्या है, उसमें गैस होती है ना, और उस गैस में जाकर दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इस स्कीम में कहा गया है कि कोई मृत्यु नहीं होगी, और फीकल के साथ मानव मल के साथ उनका ह्यूमन का कांटेक्ट नहीं होगा, कोई भी मानव वहाँ पे नहीं उतरेगा। अगर हम सारे काम कैसे करेंगे, मैकेनाइजेशन से, यंत्रों से, मशीनों से। अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि रोबोट्स उतर सकते हैं हमारे गटर्स को साफ करने के लिए, तो मानवों को आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा कार्य है जिसे मानव का करना आवश्यक है और मानव को उसमें फीकल टैंक में उतरना पड़ रहा है, सेप्टिक टैंक में, तो प्रॉपर सावधानी के साथ उतरा जाएगा, ठीक है। उन्हें पीपीई किट दी जाती है, उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स दिए जाते हैं और मास्क पहनाया जाता है, ताकि उन्हें सांस आती रहे, दम नहीं घुटे, और जो मल है उनकी बॉडी से टच में ना आए, ठीक। तो यंत्रीकरण का ध्यान दिया जाएगा। तो ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किसके लिए ये स्कीम, मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए है, ओके। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% व्यय कौन करेगा, केंद्र सरकार, ठीक। दो तरह की हमारे पास स्कीम होती हैं। एक होती हैं केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जिन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक। तो इसका जो क्षेत्रक है, इसका 100% खर्चा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसका दोनों स्टेट और सेंटर मिलकर करते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर्ड वाले का। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कौन सी मिनिस्ट्री इसमें शामिल होंगी, तो एक है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मंत्रालय, और एक है शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है। 2 मिनिस्ट्री है, क्योंकि ये सेप्टिक टैंक्स तो मेनली अर्बन एरियाज में होते हैं, ओके। पीलीभीत में क्या क्या किया गया, एक तो पीपीई किट प्रोवाइड कराई गई, उनको आयुष्मान कार्ड दिए गए कि अब अगर ऐसा उन लोगों को जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनको 5 लाख तक का बीमा प्रोवाइड कराया गया। कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो अब वो कार्य नहीं करना चाहते, लेकिन अगर वो वह कार्य नहीं करेंगे तो आजीविका का संकट आ जाएगा, है ना। कोई भी सेप्टिक टैंक में अपनी खुशी से नहीं उतरेगा, है ना। तो सरकार उसके लिए उन्हें अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड करा रही है, आजीविका प्रोवाइड करा रही है। तो जैसे स्विंग मशीन दी जाएंगी, कि सिलाई मशीनें दी जाएंगी, वैकल्पिक रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा कि आप कुछ और स्किल लो और कुछ और कार्य में लगो। कौन कौन है इसमें, सीवर सेप्टिक टैंक के वर्कर्स हैं, और इसी के साथ इस स्कीम में 2024-25 में जो वेस्ट पिकर्स हैं, कचरा बीनने वाले हैं ना, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और यहाँ पे एक टर्म है सैनिप्रेन्योर्स मतलब सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर्स, इन दो को मिला के बनी है, ठीक।
मतलब जो ये स्वच्छता वाले जो लोग हैं ये स्वच्छता उद्यमी बन सके, है ना। इसके लिए सरकार उन्हें सब्सिडी देगी 5 लाख की। मीन्स कि अगर वो कुछ मशीन लेके, है ना, और अपने को इम्प्रूव करना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, ठीक, और अब उसे मानव मन में उतरने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए सरकार उसे 5 लाख रुपए प्रोवाइड कराएगी, कैपिटल सब्सिडी देगी कि भाई तुम बन जाओ सैनिप्रेन्योर, ठीक। और हर शहर में एक एमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट लगाई जाएंगी कि जो ऐसे हैजार्डस क्लीनिंग है उसको देखने का काम करेंगे। ओके, ये इसे छोड़ सकते हैं आप, ठीक। तो एग्जाम में क्या आ सकता है कि नमस्ते की फुल फॉर्म क्या है, तो नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक। दूसरा आ सकता है कि नमस्ते का उद्देश्य, नमस्ते किसके लिए है ना, उसका लक्ष्य समूह क्या है, तो स्ट्रीट वेंडर नहीं है, विमेन नहीं है, कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है, कौन है, सीवर और सेप्टिक टैंक के कर्मी, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का, इंडिजिनस वैक्सीन बनी है टीडी वैक्सीन, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री जेपी नड्डा ने। कहाँ से लॉन्च किया है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है कसौली में, ठीक, हिमाचल प्रदेश के कसौली में, CRI, तो वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। तो CRI इसका मैन्युफैक्चरर है ना। TD मीन्स T फॉर टिटनेस, D फॉर एडल्ट डिफथीरिया, एडल्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है, एडल्ट डिफथीरिया और टिटनेस के लिए ये वैक्सीन दी जाएगी। 55 लाख वैक्सीन बनाने का ऑर्डर दिया गया है, 15 लाख इसी समय मार्केट में लॉन्च की गई थी, ठीक है, मार्केट में दी गई थी। अब ये है क्या कि पहले जो था हम टिटनेस की वैक्सीन देते थे, TT, उसको बोलते थे टिटनेस टॉक्सॉइड। आपने भी ध्यान दिया होगा, आपको जब कुछ लोहा लग जाता है या फिर किसी तरह की चोट लग जाती है बाहर की वस्तु से, तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया जाता है ना, वैक्सीन लगवाया जाता है। तो अब जो WTO है वो कहता है भाई और नटागी क्या, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो वो कहता है कि टिटनेस के साथ साथ एक डिफथीरिया का भी वैक्सीन लगना चाहिए, ये दोनों साथ में लगने चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के एक नया वैक्सीन बना है TD। तो अब से टिटनेस को ख़त्म किया जाएगा और TD को लगाया जाएगा, ठीक है। टारगेट ग्रुप क्या है, सभी को लग सकता है जिसे भी ऐसी इस तरह की चोट लगेगी या जो भी इस तरह के संक्रमण के संपर्क में आएंगे तो उन सभी को लग सकता है। फोकस मेनली किया जाएगा जो एडोलेसेंट है, 10 से 16 वर्ष के या प्रेग्नेंट विमेन हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। किस तरह की वैक्सीन है ये, टॉक्सॉइड वैक्सीन है। टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होती है, देखिए, एक तो होता है कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जाके अंदर बॉडी को हार्म कर रहा है ना, बैक्टीरिया या वायरस। लेकिन कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया खुद हार्म नहीं कर रहा, बैक्टीरिया कुछ तरह की टॉक्सिन, है ना, कुछ जहरीले पदार्थ छोड़ रहा है हमारी बॉडी में, ठीक। तो हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडी होता है वो एक्टिव हो जाता है और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और ऐसी एंटीबॉडी बनाता है जो इस टॉक्सिन को मारेंगे, है ना, इस टॉक्सिन को मारेंगे। तो अब टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होती हैं, वो इस तरह का यही टॉक्सिन लेती हैं, ठीक है, और उसकी जो क्षमता होती है उसको बहुत कम कर देती हैं। जैसे ये बहुत जहरीला है तो ये ना के बराबर जहरीला होगा, ठीक, और इसे वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में भेज देंगे। लेकिन चाहे ये ना के बराबर जहरीला है लेकिन है तो बाहर का ही तत्व ना, तो हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि कोई बाहर से तत्व आया है और वो उसके लिए एंटीबॉडीज बना लेती है, ठीक। अब ये जब एंटीबॉडी बनाएगी तो जब सच का टॉक्सिन आएगा ना तो ये उससे भी लड़ेगी, है ना। तो ऑलरेडी हमारे पास सिपाही तैयार है एंटीबॉडीज के रूप में। अब अगर सच का भी टॉक्सिन आता है, जहरीला तत्व आता है बैक्टीरिया से, तो पहले से एंटीबॉडीज जो तैयार थे वो इसका सामना करेंगे और हमें बीमार होने से बचा लेंगे। तो ये है एक टॉक्सॉइड वैक्सीन, ओके। भारत में UIP आपको पता होगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत 11 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, 99% कवरेज हो चुका है और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है यूविन प्लेटफॉर्म, है ना। ये सब बहुत कॉमन न्यूज़ेज है, मे बी आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी, काफ़ी मतलब 4-5 साल से ही चर्चा में है ये, ठीक। अब थोड़ा सा डिफथीरिया और टिटनेस के बारे में आपसे बायोलॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है ना कि ये किस तरह के डिसीज़ हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो ये कारक है जो आपको बीमार करता है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, कॉरिनीबैक्टीरियम, ठीक है, और टिटनेस के लिए है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, ठीक। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा जो ट्रांसमिशन है, तो जो टिटनेस है वो तो आप जानते हैं ना कि आपको कुछ कट लग गया कहीं पर, कोई गहरा घाव लग गया तो टिटनेस का इंजेक्शन लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मिट्टी है या फिर कुछ जो एनिमल बाइट्स होते हैं, मतलब किसी जानवर ने कट किया है, तो वहाँ की गंदगी जब हमारे शरीर में प्रवेश करेगी तो ये वहाँ से आ जाता है, ठीक। लेकिन जो डिप्थीरिया है वो ऐसे नहीं आता। वो कैसे आता है कि किसी ने छींक दिया, खांस दिया, है ना, या फिर आप किसी व्यक्ति के घाव के संपर्क में आ गए, तो ये इस तरह से फैलेगा, ओके। जो टिटनेस है वो हमारे नर्वस सिस्टम को खराब करता है, ठीक। और जो डिप्थीरिया है वो हमारे नाक और गले, ठीक है, उसको मेनली प्रभावित करता है। नाक गला अकड़ने लगता है और यहाँ पे ये हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे सोचने समझने की क्षमता को, ठीक, इससे जो होता है ना, टिटनेस से जो जबड़े होते हैं वो ऐंठने लगते हैं प्रारंभिक तौर पे, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है कि जो टीडी वैक्सीन है वो किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देती है, तो टिटनेस एंड डिप्थीरिया के लिए, ठीक है। और क्या बन सकता है कि टिटनेस जो है वो प्राइमरी किसके द्वारा फैलता है, तो जब आप किसी मिट्टी या गोबर से संक्रमित गहरा घाव लग जाता है तो उससे फैलता है ना। नेक्स्ट एक टॉपिक है, ध्यान रखना है, राहवीर स्कीम, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब इसे अपने राज्य में लागू कर दिया है, ठीक। उससे पहले ये दिल्ली में लागू नहीं थी, ठीक है। उद्देश्य क्या है हम इसे समझेंगे। पहले इसका पूरा नाम देख लेते हैं। नाम है राहवीर। पहले भी थी ये गुड सेमेटेरियन नाम से जानी जाती थी, अब इसका नाम बदल के राहवीर कर दिया। किस मंत्रालय की योजना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की है, सड़क परिवहन एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, ओके। तो जैसा ही है राहवीर, जो आपके राह माने रोड पर जो वीर लोग हैं, ठीक है। वीर कौन होगा, जैसे जनरली अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग मूक दर्शक बने रहते हैं, है ना, देखते हैं और कुछ एक्शन नहीं लेते। ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस बुलाएंगे या अपनी गाड़ी में उसको लेकर जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्या उनमें मानवता नहीं होती? जी नहीं, ऐसा नहीं है, मानवता है, हो सकता है वो परेशान हो जाए उस एक्सीडेंट को देख के, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम इसे हॉस्पिटल ले गए तो फिर जो कानूनी कार्यवाही होगी, पुलिस आएगी, उनसे पूछताछ करेगी, है ना, और उन पे ही क्वेश्चन मार्क लगा देगी एक तरह से, और उनसे सारी जानकारी लेना चाहेगी। तो ये जो प्रोसीजरल थिंग्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, इससे बचने के लिए लोग चाह कर भी लोगों, अन्य जो विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं, उनकी मदद नहीं कर पाते। तो अब आता है हमारा एक अधिनियम, मोटर व्हीकल अधिनियम। उसकी धारा 134 से कहती है कि अगर अब आप ऐसे किसी की मदद करते हैं तो आपको परेशान नहीं किया जाएगा, ठीक है, आपको कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी अधिनियम के तहत केंद्र सरकार रूल लाती है, गुड समैरिटन रूल्स। उसमें कहा जाता है कि जो पुलिस है वो ऐसे आपको परेशान नहीं करेगी, हैरेस नहीं करेगी, और आपको बार बार न्यायालय में भी उपस्थित नहीं होना होगा, है ना। ऐसा क्यों करा गया है, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ के, जो राहवीर हैं, वो जल्दी से जल्दी जो पीड़ित व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे हॉस्पिटल पहुँचा दें। क्योंकि जो अगला 1 घंटा होता है ना एक्सीडेंट के बाद, उसे हम कहते हैं गोल्डन आवर, ठीक। गोल्डन आवर मीन्स कि अभी उसके शरीर में इतनी ताकत होती है कि अगर उसे सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसे बचा लिया जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है, इन प्रोसीजरल थिंग्स के चक्कर में उसका वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया जाता। तो सरकार का कहना है कि ये जो राहवीर स्कीम है, इसके तहत लोगों को प्रमोट किया जाए कि अगर वो ऐसे किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं तो उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने का कार्य करें, ठीक। तो अब लोगों को प्रोत्साहन कैसे दिया जाएगा, तो सबसे अच्छा प्रोत्साहन होता है पैसा, है ना। तो अगर अब किसी ने किसी पीड़ित को हॉस्पिटल पहुंचाया तो उसे 25,000 रुपये मिलेंगे, ठीक। पहले ही 5,000 रुपये था, अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये दिया जाएगा, और इसी के साथ एक प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा, ठीक, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन कि आपने एक अच्छा काम किया है। हाँ, अगर अब ऐसा हुआ है कि मान लीजिए कि एक गाड़ी में 4 लोग थे और 4 का एक्सीडेंट हुआ और आपने 4 लोगों को पहुंचाया, तो आप सोचेंगे आपको 1,00,000 रुपया मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 25,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि आप एक साल में ऐसा 5 बार कर सकते हैं ना, 5 लोगों को बचा सकते हैं। इसी के साथ ही क्योंकि ये नेशनल लेवल की स्कीम है, तो जो सबसे अच्छे 10 लोग होंगे ना राहवीर, उनको 1,00,000 रुपये का अवार्ड दिया जाएगा, ओके।
तो गोल्डन आवर से क्वेश्चन आ सकता है, ये पिछले कुछ दिनों में गोल्डन आवर काफ़ी चर्चा में है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। राहगीर स्कीम का इंसेंटिव पूछ लेगा तो 25,000 रुपये मिलेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कि मीटी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसने एक ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज शुरू किया है, ठीक है, 23 तारीख को शुरू किया गया था ये। इसमें क्या कहा है कि जो ब्लॉकचेन है और जो वेब3 है, इसका यूज़ करके आपको सिटीजन सेंट्रिक इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाने हैं, ठीक है। ये ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज किसके लिए है? स्टार्टअप्स के लिए है, ठीक है। स्टार्टअप्स या जो युवा हैं हमारे, वो अगर ब्लॉकचेन का यूज़ करके सिटीजन्स के लिए कुछ अच्छी चीज़ बनाते हैं, कोई अच्छा ऐसी इनोवेशन करते हैं, तो उन्हें फिर उपहार दिया जाएगा। टोटल प्राइस है 8 करोड़ 8.8 करोड़ रुपीज़, तो ये प्राइस दिया जाएगा। हालांकि ये बटा हुआ है ना कि क्या काम करने पे क्या प्राइस मिलेगा, टोटल राशि इतनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ एरियाज बता रखे हैं कि किस किस में आपको मदद करनी है, तो हल्का सा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि ब्लॉकचेन जो इंडिया चैलेंज है वो किसने शुरू किया है? तो मीटी ने शुरू किया है, ठीक। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको कैसा लगा, आपके कुछ सुझाव हों, टिप्पणियाँ हों, वो बताएंगे, ठीक। और इसकी फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है पहले से ही, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।